हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं और आधुनिक काल में भी हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। भारतेंदु युग के सभी प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। द्विवेदी युग के प्रश्नों पर इस समय हम हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आगे के प्रश्न समझने में और उन्हें याद करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक व प्लेलिस्ट का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं वहां से प्रश्नों की जहां तक हम देख चुके थे, उसके आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 148 से हमें शुरुआत करनी है। इसके पहले के प्रश्न हम देख चुके थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल की, रंग में भंग, साकेत या पंचवटी? तो साकेत जो काव्य है उसकी रचना इसी उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिससे प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना की थी। साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। आपको बताया था कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसे व्याकरणिक शुद्धता जो दी वो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रदान की। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांतवासी योगी जो रचना है वो श्रीधर पाठक जी की है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी व मैथिली शरण गुप्त। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है। ये गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की थी। इसे हमने ऐसे याद किया था कि हमें एकांत में ही ख्याल आते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एकांत से ख्याल शब्द याद आएगा और ख्याल शैली को ही लावनी शैली भी कहते हैं। इनकी जो मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। अनुदित में इनकी गडेरिये एवं दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक व ऋतु संहार आते हैं। मौलिक में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन व गुणवंत हेमंत, ये इनके मौलिक काव्य हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कौन था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इलाहाबाद? तो कानपुर द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। आपको बताया था कि भारतेंदु युग में क्या था, सिर्फ जो गद्य था वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य अभी भी ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। लेकिन द्विवेदी युग में आकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका बहुत प्रयास किया कि गद्य और पद्य दोनों एक ही भाषा में हो, खड़ी बोली में। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक व कान्य कुब्जा वलीवृतम आदि। अगला प्रश्न है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? रामनरेश त्रिपाठी जी को, बद्री नारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है।
तो आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914। कितने सर्गे हैं इसमें? 17 सर्गे हैं। ये सारी बातें आपको कल बताई गई थी। इन्हें बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी हम प्रश्न देखते हैं और उसके 4 विकल्प देखें, कल भी आपसे कहा था कि जब भी आप प्रश्न देखते हैं और उसके 4 विकल्प देखते हैं तो उन चारों विकल्पों से संबंधित जो भी बातें आपको पता है, अगर आपने तैयारी की है, अच्छे से पढ़ा है, तो निश्चित है कि आपको चारों विकल्पों में से जो 4 विकल्प हैं उनमें कुछ ना कुछ पता अवश्य होगा। तो वो सारी बातें आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जानी चाहिए, और जब आप तुरंत उन्हें मस्तिष्क में दोहरा लेते हैं तो वो चीजें बहुत दृढ़ हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क में। इसलिए हमें चारों विकल्प बहुत ध्यान से देखने हैं और चारों विकल्प से संबंधित जो भी बातें आपको पता है उन्हें तुरंत हमें अपने मस्तिष्क में लाना है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथकृत हर्मिट तथा डेजर्टेट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या श्रीधर पाठक ने? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथकृत हर्मिट तथा डेजर्टेट विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। अभी हमने श्रीधर पाठक जी की कुछ अनुदित और कुछ मौलिक कृतियां देखी थी। तो ये अनुदित में आती है, हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। विलेज आ रहा है, विलेज से आप ध्यान रखेंगे, जो इसका हिंदी अनुवाद हुआ है उसमें ग्राम शब्द आया है, उजड़ ग्राम। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की गई है और पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो है वो एकांतवासी योगी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने, रामकृष्ण दास ने, मुकुटधर पांडे ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे ने। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। छायावाद के प्रवर्तक के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जिस तरह से रीतिकाल में हमने देखा कि अलग अलग विद्वान अलग अलग कवि को मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक, इसी तरह से छायावाद में भी अलग अलग मत प्रचलित हैं। उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को स्वीकार करते हैं। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे ये भाई हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज यानी कि छोटे भाई हैं और इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में आपने एक नाम सुना मिश्र बंधुओं का, जिनमें 3 नाम आते हैं मिश्र बंधुओं के, खूब रटाए आपको। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मिश्र बंधु के नाम हमने बार बार पढ़े थे, याद होंगे आपको। इसी तरह से पांडे बंधु भी प्रचलित हैं। पांडे बंधु में जो 2 नाम आते हैं वो मुकुटधर पांडे व लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है सगुण मूर्ति सर्वेश की। अन्य विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर व हरिऔध। साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये इनकी पंक्ति जो है ये मातृभूमि कविता से ली गई है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? भारत भारती, यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया। ये हमने पिछली क्लास में सबके प्रकाशन वर्ष याद किए थे। भारत भारती आपको दिखाया भी था, भारत भारती पुस्तक भी दिखाई थी आपको। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1912 ईस्वी में। यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। साकेत प्रकाशित हुई है 1931 ईस्वी में और विष्णुप्रिया प्रकाशित हुई है 1957 ईस्वी में।
ये हमने याद किए थे। तो इसके अनुसार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले भारत भारती आएगा क्योंकि 1912 में प्रकाशित हुई, उसके बाद साकेत 1931, उसके बाद यशोधरा 1932 और उसके बाद विष्णुप्रिया 1957। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी नाम से ग्रंथ संपादित किया है संग्रहित करके। तो कुछ उसके बारे में बातें दी गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं 4, उनमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कि यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, तो पहला ही सही नहीं है, ये 10 खंडों में नहीं विभक्त है, अपितु ये 8 खंडों में विभक्त है। दूसरा है क्योंकि ये गलत है इसलिए यही सही हो जाएगा पहला। अन्य कथन भी देख लेते हैं। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, बिल्कुल सही है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने बहुत संघर्ष से लोकगीत संग्रहित किए थे जो कि इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, ये बात गलत है। इनके द्वारा संपादित कविता कौमुदी जो संग्रह है वो 8 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। जब भी लोकगीतों के विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको इनका ये संग्रह अवश्य मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किया था, जिन्हें त्रिपाठी जी 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव में घूम घूम कर उन्होंने संग्रहित किया। बहुत मेहनत की इस क्षेत्र में उन्होंने। इसमें सोहर, कजरी, विरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। अगला प्रश्न है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी का मानना था कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पे कविता की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हम श्रृंगार पर ही लिखें। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, यानी कि छोटे से लेकर बड़ा पशु, सबसे छोटे से लेकर छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव की बात की, फिर भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, फिर बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अर्थात एक बूंद और समुद्र तक का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। अर्थात उनका कहना था बहुत बहुत क्षेत्र बचे हुए हैं जहां से कविता की जा सकती है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, सही है। वर्तमान को सार्थक करना, ये भी सही है। भविष्य का निर्माण करना, ये भी सही है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। हमने देखा था, भारत भारती पुस्तक हमने देखी थी, उसमें देखा था कि वो 3 भागों में विभाजित है। पहला कौन सा है? अतीत खंड, उसके बाद वर्तमान और उसके बाद भविष्यत खंड। तो वो तीनों इसी का संकेत करते हैं। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, विकल्प डी सही होगा। मैथिली शरण गुप्त का जो भारत भारती है, इसकी रचना की मूल प्रेरणा इन्हें मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भारत भारती लिखी है वो किस पुस्तक से प्रेरित होकर के लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, भारत दर्पण, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, भारत भारती और भारत दर्पण। ध्यान रखिएगा, भारत दर्पण पुस्तक से प्रेरित होकर के उन्होंने भारत भारती की रचना करी है। अगला प्रश्न है, हरिऔध उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चोखे चौपते, वैदेही वनवास, प्री प्रवास या उद्धव शतक। तो प्री प्रवास विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। हरिऔधकृत प्री प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्री प्रवास किस सन में प्रकाशित हुई? 1914 में। कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्री प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। इसे हमने याद किया था, आपको याद हो, हमने इसे इस तरह से याद किया था कि यदि प्रिय प्रवास, इसे फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। नाम है प्रिय प्रवास।
यदि प्रिय प्रवास कर जाएंगे, प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रस्थान कर जाना, तो जो ब्रजांगना होगी, ब्रजांगना क्या करेगी, विलाप करेगी, ब्रजांगना विलाप करेगी। इस तरह से हमने याद किया था। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुआ, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितने सर्ग हैं इसमें, तो 17 सर्ग हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्रिय प्रवास से संबंधित। प्रिय प्रवास करेंगे तो ब्रजांगना क्या करेगी, विलाप। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें 17 सर्ग हैं। हरिऔध जी की कृति है। ये सारी चीजें प्रिय प्रवास के संबंध में आपको ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि भारत भारती कृति के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी से राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अन्य विकल्प हैं श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि हैं। गुप्त जी की रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक व पंचवटी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है। तो द्विवेदी युग को जागरण काल नहीं, जागरण सुधार काल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसमें पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, जागरण सुधार काल कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अन्य विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी व बाबू गुलाब राय। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी जो समयावधि रखी है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि रखी है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो विभाजन है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने पहले तो गद्य और काव्य को अलग रखा है, उसके बाद भी उसे नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान, इस तरह से विभाजित किया है। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो कि असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम उन्होंने दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं। देखिए ये पंक्तियां बार बार पूछी जा रही हैं। शुरू में ही आपको बताया था अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध जी की है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ध्यान रखिएगा प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के प्रिय प्रवास की। श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी जो रचना है उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं कि आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, हल्दी घाटी का है ये। उसके बाद श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं कि वंदनी वा देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल आपको जो पिछली क्लास थी उसमें भारत भारती का जो मंगलाचरण है अतीत खंड का, वो भी पंक्तियां दिखाई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी पूछी जाती हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, ध्यान होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। हमने पढ़ा था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं, जबकि द्विवेदी युग में क्या था, खड़ी बोली आ चुकी थी और गद्य और पद्य दोनों का निर्माण खड़ी बोली में ही हो रहा था। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। हमने ऐसे याद किया था कि जैसे जगन्नाथ और जैसे जकी। रत्नाकर जी की जो रचनाएं हैं वो गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कल काशी और वीराष्टक इत्यादि हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो जयद्रथ वध जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इनकी रचना। हमने जब प्रकाशन वर्ष याद किए थे गुप्त जी की रचनाओं के, सबसे पहले आपको याद होगा रंग में भंग आती है जो कि 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके तुरंत बाद जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में, वहीं किसान 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त जो उनकी रचनाएं हैं विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत कब प्रकाशित हुई,
1931 ईस्वी में, भारत भारती 1912 ईस्वी में, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू वैतालिक, पंचवटी इत्यादि हैं, जिनका भी प्रकाशन वर्ष याद है आप तुरंत इसे मस्तिष्क में अपने दोहरा लीजिएगा। पंचवटी को भी याद कराया गया था कि पंच से 5 याद रखना है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसमें भी अंत में 5 आता है। 1925 ईस्वी में पंचवटी प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से और भी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष हमने याद किए थे, तो उन्हें तुरंत आप जल्दी जल्दी से दोहरा लीजिए अपने मस्तिष्क में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो माइकेल मधुसूदन दत्तकृत जो मेघनाथ वध है उसका अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ध्यान रखिएगा, म से मेघनाथ, म से मैथिली। तो मेघनाथ वध का हिंदी रूपांतरण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और किस उपनाम से किया था? तो मधुप उपनाम से किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मधुप उपनाम से किया है। इनके अनुदित जो काव्य हैं वो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो जो काव्य मंजूषा रचना है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो अन्य काव्य संग्रह हैं वो है सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली वृतम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नाही है। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत बार अलग से भी पूछी जाती है कि सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है, तो ध्यान रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्री प्रवास, जयद्रथ वध, रंग में भंग या पंचवटी? अगर आप ध्यान से क्लास ले रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आपने पहला विकल्प देखा होगा प्री प्रवास, आपको तुरंत पता लग गया होगा कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, क्योंकि ये किसकी रचना है? हरिऔध जी की। अभी इसी क्लास में हम कई बार देख चुके हैं कि प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अभी हमने उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला पढ़ी थी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, प्री प्रवास। प्री प्रवास रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्री प्रवास का प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, शांत पथिक या मिलन? तो जो शांत पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है। दी गई रचनाओं में शांत पथिक राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है। पथिक, स्वप्न एवं मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो फिर देखिए वही प्रश्न आ गया, प्री प्रवास। यही अभ्यास का फायदा होता है कि बार बार हम वही प्रश्न देखते हैं और वो बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो विकल्प बी प्री प्रवास बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं कामायनी, कुरुक्षेत्र व साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्री प्रवास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है और 17 सर्ग है इसमें। प्री प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र दिनकर की है और साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या यशोधरा? तो प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, अन्य सभी गुप्त जी की हैं। भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यशोधरा प्रकाशित हुई 1932 ईस्वी में। प्रेम पथिक जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्रवादी कवि, कवि सम्राट, जन कवि या सामंजस्यवादी कवि? तो सामंजस्यवादी कवि हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। कवि सम्राट की उपाधि किसको मिली है? अभी हमने देखा था कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिऔध को। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी।
कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो ये मंतव्य है रामचंद्र शुक्ल जी का। अभी हमने देखा शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि माना है। ये पूरा कथन जो उन्होंने कहा है दिया गया है, ये शुक्ल जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाता है कि किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।